हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज जो है सो देखेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन. दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन दैट यू हैव टू स्टडी इन द सिलेबस ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन. एंड मतलब ये जो टॉपिक आपका है ये 9th में आपने स्टडी किया होगा. उसी टॉपिक को हम लोग इलेबोरेटेड वे में कैसे इस्तेमाल करते हैं आपको +1 के सिलेबस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में और डिफरेंट जगह पूरे मैथमेटिक्स में जो है इसका एंगेजमेंट आपका है. तो उस चीज का बेसिक्स आज हम लोग स्टडी करेंगे. और इससे क्या होगा कि आपके जो बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होंगे वो जब तक अच्छे नहीं होते तब तक आप आगे जो है सो बढ़ने के लिए आपको मौका नहीं मिल पाता, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जानेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या होता है. तो सबसे पहले इसका जो है स्टार टर्मिनोलॉजी है पोलिनोमियल. पोलिनोमियल के अंडरस्टैंडिंग को इंपॉर्टेंट मानते हुए आप उसको डिस्कस करेंगे. इसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं. कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना बोलिए इसमें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स having variables with exponents as whole number. ये समझिएगा आप, यहां पे होल नंबर जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है. वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स जिसमें वेरिएबल्स हो और उसके पास जो एक्सपोनेंट्स हो यानी पावर हो, वो आपका होल नंबर के रूप में होना चाहिए. मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक्चुअली है वो भी डिफाइंड होता है कि इस रूप में कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स. जैसे सबसे पहले आप देखेंगे टर्म किसको बोलते हैं. टर्म को ही पहले डिफाइन करते हैं. इसमें अलजेब्रिक टर्म लिखेंगे, मतलब अलजेब्राइक टर्म को कैसे डिफाइन करते हैं. मान लीजिए ये nth टर्म है, सपोज दैट nth टर्म को डिफाइन करना है हमको. तो Tn इक्वल टू हो गया आपका an x टू द पावर n, वेयर an जो आपका है कॉफिशिएंट ऑफ, ये हो गया कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n. ये x इसका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया. वेरिएबल और आर्गुमेंट भी बोलते हैं हम लोग, जब पढ़ने पर उसको वेरिएबल भी बोलते हैं और आर्गुमेंट भी बोलते हैं. और ये n जो आपका हो गया इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट, या फिर इसको एक्सपोनेंट के जगह पे हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं, या फिर इसको पावर भी बोलते हैं, या फिर इसको जो है पावर बोल दिए, इंडेक्स बोल दिए, या फिर एक्सपोनेंट बोल दिए. तो ये सब जो है सो कि नाम है इसके. आपको ये एक्सपोनेंट भी कर सकते हैं इसको, इंडेक्स भी कर सकते हैं इसको, या फिर पावर भी बोल सकते हैं इसको. अब देखते हैं कि पोलिनोमियल क्या हुआ. फाइनली पोलिनोमियल जो है सो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स होता है. अब टर्म क्या होता है, तो टर्म जो है आपका एक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पैरामीटर्स. an इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू n. x जो है आपका वेरिएबल हो गया और n जो हो क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, या फिर इंडेक्स हो गया, या फिर पावर हो गया. अब देखते हैं इस टर्म का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें n जो है वो आपका होल नंबर होना चाहिए. ये आपका जो है पावर, इसका होल नंबर होना चाहिए. यहां पे हम लिखेंगे n जो है आपका होल नंबर होना चाहिए. यहां पे n होल नंबर होना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए यहां पे टर्म में कोई जरूरी नहीं है कि वो होल नंबर होगा ही तभी टर्म कहलाएगा. टर्म में वो पावर में होल नंबर हो चाहे ना हो, टर्म तो हो गया वो. ठीक है नहीं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिफाइन होने के लिए टर्म के पावर में आपका जो है सो n को जो है सो कोई इंटीग्रल वैल्यू होना जरूरी नहीं है, या फिर होल नंबर होना जरूरी नहीं है. लेकिन उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम पोलिनोमियल कहेंगे तो पोलिनोमियल जो है सो क्वालिफाइड टर्म है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्वालिफाइड टर्म नहीं है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो जनरल टर्म है, लेकिन जनरल टर्म से जो क्वालिफाई करके गया
पॉलिनोमियल बन गया वो, तो वो क्वालिफिकेशन जो है उसका, वो इसके पैरामीटर क्या है, उसके एक्सपोनेंट हैं। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर जो हो जाएगा वेरिएबल का, वो यदि आपका होल नंबर हो गया, तो उस केस में उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहां डिफिनेशन से क्लियर है। अब पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास दो तरीका है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है पॉलिनोमियल का, वो या तो पावर उसके असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, यानी सबसे पहले ए नॉट, इसका पावर कितना है, 0 है। आप इसको जो है ध्यान रखेंगे ऐसे, एक्स टू पावर 0 है, इसका पावर कांस्टेंट टर्म जो भी होता है पॉलिनोमियल में, उसका पावर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ऐसे इसको स्पेशल पॉइंट रूप में याद रखेंगे। कांस्टेंट टर्म का मतलब हुआ कि कोई पॉलिनोमियल कांस्टेंट टर्म जो होता है वो एक्स टू पावर 0 का कोफिशिएंट होता है। अब एक्स टू पावर 1 है, यहां पे a1 हो गया, इसका पावर क्या हो रहा है, 0 1 2 3 n तक बढ़ता जा रहा है। अब इसमें जो है ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, उसी ढंग से इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर लिख देते हैं। यहां कंडीशन क्या है कि n जो होना चाहिए वो आपका होल नंबर होना चाहिए, और यदि वो होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल एफएक्स पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। क्लियर? जब तक आपका जो ये पावर्स हैं, सारे के सारे टर्म के सारे पावर्स होल नंबर होने चाहिए। यही कंडीशन मात्र है जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल के रूप में करार देता है। ये चीज हो गया आपका, आपने टर्म भी समझ लिया, यहां टर्म के कोफिशिएंट, यहां वेरिएबल या एक्सपोनेंट, ये सारी चीज समझ में आपको आ गई। देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या फर्क होता है। यहाँ पे आपने देख लिया अभी पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, कि जो आपका एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क है। मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, इसको हम लोग जो है एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। हेयर y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, इट में भी पॉजिटिव है ना, एफ एक्स में भी नेगेटिव, एफ एक्स में भी 0। इसको जो है सो बट y इक्वल टू 0 दैट इज एफ एक्स इक्वल टू 0, ये आपका जो है सो इक्वेशन हो गया। यहां पे इक्वेशन हो गया, यानी ये आपका इन जनरल केस हो गया, ये आपका जनरल केस हो गया, ये आपका स्पेशल केस हो गया। अब देखेंगे कि y इक्वल टू एफ एक्स मान लीजिए कोई दिया हुआ है, जनरल एक्सप्रेशन मान लीजिए आपका दिया हुआ है, सपोज दैट एग्जाम्पल के रूप में लेंगे हम कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और इसको जो है सो एग्जाम्पल के रूप में यहां लेंगे हम y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका जो है यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब समझते हैं इसमें जो है रूट्स क्या होता है। डिफाइंड फॉर एक्सप्रेशन, और इसमें जो है आपका उसी चीज को रूट्स बोलते हैं। ये आपका 0 हो गया, सॉरी ये आपका 0 हो गया, ये हो गया रूट्स हो गया। डिफाइंड फॉर इक्वेशन, यहां देखिएगा यहां पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जीरोज होता है, एंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वेयर द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन वैनिसेस, दैट इज जहां पे उसका वैल्यू जो एक्सप्रेशन का आता है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब कि एट सपोज x बराबर x नॉट इज ए 0, दैट इज
ए एक्स नॉट स्क्वायर प्लस बी एक्स नॉट प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा. दैट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वैनिसेज मतलब बिकम्स 0. और रूट्स जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, यानी कि मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जो एक्स के वैल्यूज होते हैं उसको उसका रूट्स बोलते हैं. दैट इज इफ दैट इज एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट satisfy ax square plus bx plus c equal to 0. That is ax naught square plus bx naught plus c equal to 0 at x is equal to x naught. अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जीरोज और रूट्स में लहजे का सिर्फ अंतर होता है, वैल्यू का अंतर नहीं होता है. यहां x बराबर x नॉट इसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का 0 कहलाता है. क्यों कि x बराबर x नॉट पर इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है. क्लियर है. अब देखिए दूसरे लहजे में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x बराबर x नॉट सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब क्या हुआ, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि इस पर वैल्यू जो है 0 आ रहा है. यानी इस पे वैल्यू 0 आ नहीं रहा है, इसको 0 करने पर जो वैल्यू सॉल्यूशन रूप में मिल रहा है हमको x बराबर x नॉट मिल रहा है. दैट इज रूट्स को निकालना पड़ता है और 0 जो है ऑलरेडी पुट किया जाता है और चेक किया जाता है कहां कहां वैल्यू 0 आपका आ रहा है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द जीरोज एंड रूट्स. तो अब आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है वो इन जनरल केस होता है. इसका वैल्यू जो है एफ का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है. मान लीजिए x बराबर x नॉट पे ये पॉजिटिव, सपोज दैट ये x बराबर x नॉट पे जो है इसको इससे मतलब नहीं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, इसको 0 होना पड़ेगा. और 0 होने के बाद x का जो वैल्यू आएगा एज ए सॉल्यूशन उसको उसका रूट्स बोलेंगे. और इसमें चेक करेंगे x बराबर x1 डाल करके, x बराबर x2 डाल करके, x बराबर x3 डाल करके, जिसपे ये 0 आ जाएगा वही इसका जीरोस का आएगा. ठीक है कि नहीं. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. अब हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो आपका हो गया ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है और ये जो है सो आपका डिसाइडिंग भी टॉपिक होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पावर्स ऑफ टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल. एक पॉलिनोमियल के अंतर्गत में बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, n टर्म्स हो सकते हैं, 5 टर्म हो सकते हैं, 50 टर्म हो सकते हैं, 100 टर्म हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं. सो मेनी टर्म्स कैन बी एसोसिएटेड विथ है पॉलिनोमियल. अब जितने भी टर्म पॉलिनोमियल में हैं उनमें से हर एक टर्म का अपना अपना पावर होगा कि नहीं होगा, बताइए. अब उस पावर में से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा जिस टर्म का, उसी वैल्यू को उसका पॉलिनोमियल का डिग्री कहते हैं. जैसे मान लीजिए आपको समझ में ऐसे आएगा एग्जाम्पल रूप में, आप देखेंगे यहाँ पे y इक्वल टू ax प्लस बी. यहाँ डिग्री कितना है, यहाँ d से कैपिटल, यहाँ डिग्री लिखते हैं, डिग्री इक्वल टू 1 हो गया. इसको जो है डिग्री 1 हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर, लीनियर भी बोलते हैं. अब यहां पे देखेंगे y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसका डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक. और तीसरा आपका हो गया y इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. यहां आपका a0 नहीं होना चाहिए, यहां a0 नहीं होना चाहिए, यहां a0 नहीं होना चाहिए. यदि मान लीजिए a0 हो गया तब तो फिर ये लीनियर रहेगा ही, तो कांस्टेंट हो जाएगा. यहां पे मान लीजिए a0 नहीं हुआ, यदि 0 हो जाएगा तो फिर लीनियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं. यहां पे यदि मान लीजिए a0 हो जाएगा तो फिर ये क्यूबिक रहा ही नहीं. इसलिए यहां पे इसका डिग्री जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. और इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक.
और चौथा जो आपका हो गया y इक्वल टू ए एक्स टू पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, जहां ए 0 नहीं है। यहां इसका डिग्री कितना हो गया, 4 हो गया, और इसको बोलते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक। अब जो है सो कि हमारे सिलेबस में ये 4 ही तरह के पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए दिए जाते हैं ऑलरेडी, जिसका कि आपको मैक्सिमम डिग्री 4 तक जाता है। बाय क्वाड्रेटिक हमारे स्टडी के अंतर्गत में आता है। उससे ऊपर वाले पावर जो वैल्यूज हैं आपको पॉलिनोमियल है, वो हमारे स्टडीज में जनरली जो है सो नहीं आता है। इसलिए हम लोग यहीं तक इसका काम करेंगे। अब इसके बाद आगे टर्म जो आपका होता है वो आपका होता है सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, या रूट्स किसको बोलते हैं, या फिर सॉल्यूशन सेट किसको बोलते हैं। सॉल्यूशन सेट, all the values of x that satisfy the equation ये जो आपका जो है सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, जितने भी वैल्यू आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सारे के सारे वैल्यू जो है यदि एक जगह लिखा जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपका सॉल्यूशन सेट बोलेंगे। आप देखेंगे क्वेश्चंस में आपको क्लियर हो जाएगा सॉल्यूशन सेट क्या बोलते हैं ना। देखेंगे एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें जो है x बराबर 1 और x बराबर 2 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। x बराबर 1 और x बराबर 2 जो है इसको इसका सॉल्यूशन है, और साथ में ये भी दिया हुआ है, तो b का वैल्यू निकाल रहा है, व्हाट इज b। कहने का मतलब हुआ सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, x बराबर 1 satisfies, इसको सेटिस्फाई करेगा 1 क्यूब प्लस a 1 स्क्वायर प्लस b 1 प्लस c इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ये a प्लस b प्लस c इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ऑल्सो गिवन a प्लस b इक्वल टू 1 दिया हुआ, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फ्रॉम 1 and 2 implies, ये आपका जो है सो हमने x बराबर 1 जो है ये बोल रहा है कि x बराबर 1 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ x बराबर 1 सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा मतलब हुआ 1 डाल दिए, इसमें 1 डाल दिए, इसका इक्वेशन क्या निकल गया, a प्लस b प्लस c इक्वल टू -1। दूसरा हमको a प्लस b बराबर 1 दिया वो ऑलरेडी। इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हमने क्या पाया, 1 प्लस c इक्वल टू -1। इसका मतलब हुआ c इक्वल टू -2। c का वैल्यू -2 हमको मिल चुका। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टार मार्का करके रख लेंगे आंसर के रूप में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x बराबर 2 जो है वो सेटिस्फाई करेगा आपको। इसका मतलब ये हो गया कि 2 पावर 3 हो जाएगा प्लस a इंटू 2 पावर स्क्वायर हो जाएगा प्लस b इंटू 2 प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया, ये हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू कितना, -8 हो जाएगा। देख लीजिए 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू, ये 2 पावर 3 है, 8 हो गया, उसको ट्रांसफर कर देंगे उस साइड में, -8 हो जाएगा। अब यहां c का वैल्यू तो -2 पुट कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसको 2a को छोड़ देंगे, ये 2 प्लस यहां ये 4a को क्या करेंगे, 2a प्लस 2a लिख लेंगे, ये 2b के साथ में कॉम्बाइन हो जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, इसका इस्तेमाल हो जाएगा आपको। ठीक है कि नहीं। c का वैल्यू कितना डाल देंगे, -2 इक्वल टू -8। देखते रहिए। अब यहाँ पे 2a तो हो जाएगा 2a। अब a प्लस b के बदले क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6। ये क्या किया हमने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से ऐसा
इस्तेमाल किया है। इक्वेशन नंबर 2 से हमने इसको डाला है यहाँ पे 1, a प्लस बी की जगह पे 1 डाल दी इस इक्वेशन से। अब देखिए इसमें 2a इस वैल्यू कितना हो जाएगा, उधर भेजेंगे इसको तो -8 हो जाएगा। इसका मतलब a का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, a का वैल्यू आ गया। अब देखिए इसमें हमको c निकल गया, b निकल गया। हमको निकालना क्या है, b निकालना है। यहाँ a निकला है। अब हमको इक्वेशन नंबर 2 में जो है a का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, -4 प्लस b इसका 1 है, यानी b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर आगे देखते हैं हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो रिमाइंडर थ्योरम दिया हुआ आपका है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपके 9th क्लास में भी आपने स्टडी किया होगा, लेकिन आज के डेट में इसकी अंडरस्टैंडिंग +1 में जब पहुंचेंगे क्वाड्रेटिक में या फिर इक्वेशंस में या फिर कहीं भी, इसका जो है आपका इस्तेमाल मिलता रहेगा आपको, और इसको आपको जानना काफी जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। यदि fx को हम x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, उसका रिमाइंडर जो है fa आएगा। अब कैसे आएगा समझिए। यहाँ पे सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि मान लीजिए हम fx को डिवीजन कर रहे हैं, किसी से कर रहे हैं, उसको हम लोग जो है सो मान लीजिए qx जो है सो मान लेते हैं आपका, यहां प्रोसेस करके हमको रिमाइंडर आता है r, और सपोज दैट जो है हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं gx से। तो इसमें हम लोग जो है सो सबसे पहले समझेंगे fx को क्या बोलते हैं, gx को क्या बोलते हैं, qx को क्या बोलते हैं, और यहाँ पे rx को क्या बोलते हैं। rx को तो रिमाइंडर बोलेंगे, ठीक है, और gx को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वोशिएंट बोलते हैं, और fx को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, और gx को क्या बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं। तो आपका डिवीजन एल्गोरिथम बाय डिवीजन एल्गोरिथम से क्या हो गया, सपोज दैट आपने जो है सो यहां पे fx बराबर लिखने के लिए कोई बोलेगा तो क्या लिखेंगे आप बताइए। fx बराबर क्या होगा, दिस गुना दिस, डिवीजर गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पे आपका 12 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 5 से इसको डिवाइड करना है, 2 बार में डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 10, यहाँ बच गया 2। अब हमको कोई बोलेगा बताइए इसमें जो है कि 12 को बराबर कितना लिखेंगे, तो 5 गुना 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 13 कर दीजिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ 3 हो गया, 13 को हमने 5 से डिवाइड किया 2 बार में, 10 लगाया, यहाँ पे 3 बच गया। अब यहाँ पे हमको लिखना है कि सपोज दैट हमको 13 कैसे मिलेगा, तो 13 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 5 डिवीजर हो गया, ये 2 हो गया, प्लस 3, ये आपका जो है सो डिविडेंड हो गया, ठीक है, ये आपका डिवीजर हो गया, ये आपका क्वोशिएंट हो गया, और ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये ना जी। तो इसका जो है सो हम लोग जो ये हम लोग पढ़े थे, क्या बचपन में पढ़ाई किए थे हम लोग ऐसा करके, इसी चीज को हम लोग पॉलिनोमियल लागू करते हैं। जो काम आपने यहां पे लागू किया था नंबर के लिए, उसी चीज को हम लोग यहाँ पॉलिनोमियल लागू करते हैं। और इक्वेशन जो है डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि fx बराबर जो होता है वो आपका पहले fx बराबर लिखने से अच्छा है, लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यहां लिखेंगे हम लोग f(x) इक्वल टू डिवीजर कितना हो गया आपका gx। अब gx में संयोग से यहां पे क्या दिया हुआ है, x बराबर x माइनस a दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ x माइनस a, तो gx बाद में देखेंगे उसको हम लोग, अभी इन जनरल देखते हैं हम लोग, यहां पे rx हो गया। ये आपका जो है सो
पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड है। ये कैसे आया आपको? अब देखते हैं यहाँ पे ये आपका gx कितना दिया हुआ यहाँ पे है, x माइनस ए दिया हुआ है, कोशेंट मान लीजिए qx दिया हुआ है, ये आपका fx ऑलरेडी दिया हुआ है ही, अब प्लस यहाँ पे r दे दिया, तो पुट x इज इक्वल टू a। इस इक्वेशन में हम x बराबर a पुट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा जी, f a हो जाएगा इज इक्वल टू a माइनस a हो जाएगा, ये आपका q a हो जाएगा और प्लस r हो जाएगा। ये तो a माइनस a कट गया, दोनों साइड से 0 हो गया, वो दैट इज f a जो आपका निकल गया वो r निकल गया, ये आपका रिमाइंडर बच गया। तो कोई भी एक्सप्रेशन से अब यदि हम x माइनस a से fx को डिवाइड करने लगेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा डिवाइड करने में ही। मान लीजिए कि x का पावर जो है 5000 है, अब x माइनस a से इसको डिवाइड करते रहिए, 5000 बार डिवाइड करना पड़ेगा तब जाकर के वो इसका जो है 5 पेज निकल जाएगा आपका डिवीजन करने में ही। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको टेक्निकली इस डिवीजन एल्गोरिथम से निकालते हैं कि जो रिमाइंडर होता है उसका fx में डायरेक्ट हम x बराबर a पुट कर देंगे। तो सबसे पहले जिससे डिवाइड करना है, टेक्निक समझ लीजिए इसका, पॉइंट टू बी नोटेड, जिससे डिवाइड करना है डिवीजर को सबसे पहले 0 पुट कर देंगे। पहला नियम, स्टेप फर्स्ट, डिवीजर को क्या करना है, पुट करना है 0, यानी कि पुट x माइनस ए इक्वल टू 0, x बराबर a आया। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, रिमाइंडर इक्वल टू एफ ए होता है आपका, मतलब जिसमें x बराबर a जो आएगा उसको हम क्या करेंगे, फंक्शन में या फिर पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही आपका रिमाइंडर हो गया। इस चीज को आप याद रखें। क्या हुआ है आपको जो है fx दिया हुआ है, fx जो है सो ax टू पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आपका जो है बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जिसको ये आपका कितना हो गया, डिविडेंड हो गया। सबसे पहले बात समझिए, ये आपका डिविजर हो गया और ये आपका रिमाइंडर हो गया। ये बात समझ रहे आप कि मान लीजिए कि gx से आपने fx को डिवाइड कर दिया। सबसे पहले बात समझिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपको, fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है और इसको डिवाइड करने के बाद rx दिया हुआ है, यहाँ qx समथिंग जो भी आएगा। ये fx आपको दिया हुआ है इतना, जब आपने डिवाइड किया इससे gx बराबर जो है गिवन डिवीजर gx इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसको 0 पुट करेंगे। फर्स्ट स्टेप बताया था आपको कि जो डिवीजर रहेगा उसको 0 पुट कर देना है फटाफट। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि आपका जो है इसको x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू -2 और 1। इसका जो है सो आपको इसको 0 पुट करने से वैल्यू क्या आया, x का -2 आया और 2 आया। ऑल्सो r इक्वल टू कितना होता है, एफ ए होता है। यहां पे मान लेते हैं कि जो -2 को a1 मान लेते हैं और a2 को, ठीक है कि नहीं। यहां पे आप लिखेंगे इक्वेशन में ऑल्सो रिमाइंडर r(a1) इक्वल टू f(a1). बात समझ में आ रहा है। जैसे a1 पुट करेंगे, यदि हम x और a1 पुट करेंगे f में, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, उसका रिमाइंडर आ जाएगा r(a1). तो जैसे r(a1) जो है पुट करेंगे यहां से हम इसका वैल्यू 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना पुट करेंगे, -2 इक्वल टू प्लस 3 इक्वल टू, अब f(a1) कहां से पुट करेंगे, यहां से पुट करेंगे, a इंटू -2 पावर 4
प्लस बी पावर में कितना हो जाएगा, -2 पावर में 3 माइनस -2 पावर में 2 प्लस 2 -2 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, -8 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका -2 पावर 4 कितना हो गया, 2 का पावर 4 हो जाएगा, -2 पावर 4 हो गया कितना हो गया, 16 हो गया। यहाँ पे 16a, यहाँ पे पावर 3 है तो -8b, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस ये 4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये प्लस ये -4 प्लस 8 हो जाएगा ना जी। हाँ तो ये है कि आपको -4 ये -8 से कट जाएगा आपका, ये दोनों साइड से समाप्त हो गया। अब +3 भी +3 से कट जाएगा, इसका कहानी समाप्त हो गया। और कितना बच गया, कोई गलती तो नहीं हो रहा है, चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको -2 डाल दिया तो 4 इंटू -2 प्लस 3 हो गया। यहाँ पे देखिए a इंटू -2 का 4 पावर 4, b इंटू -2 पावर 3 माइनस ऑफ -2 पावर 2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3। यहां चेक कीजिए -8 प्लस 3 हो गया, ये आपका 16 हो जाएगा, 16a माइनस 8b और ये -4 प्लस 3, ये आपका जो है 3 कट गया, -4 -8 इससे कट गया। अब ये आपका जो है सो b बराबर 2a आ गया, यहाँ पे b बराबर 2a आ गया। ऑल्सो RA2 जो होगा आपका वो FA2 होगा। अब हम A2 को पुट करेंगे, A2 को पुट करने से RA2 कितना आ गया आपका, RA2 आ गया 4 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू A प्लस B -1 प्लस 2 प्लस 3। जैसे ही आपको A2 बराबर 1 पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा A प्लस B -1 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ कटने वाला है तो 3 से कट जाएगा, और कुछ कटेगा, यहां A प्लस B बराबर कितना निकल जाएगा, A प्लस B बराबर जो है आपका यहां पे 4 हो गया इक्वल टू A प्लस B प्लस 1 हो गया, ठीक है कि नहीं। A प्लस B इक्वल टू आपका 3 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे A प्लस B प्लस 1 इक्वल टू 4 हो गया, तो A प्लस B कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। अब एक इक्वेशन यहां ऑलरेडी हमको मिल चुका है, दूसरा इक्वेशन यहां से मिल गया। अब यहां से और इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम 1 and 2 क्या देखा आपने कि आपका A प्लस 2A इक्वल टू 3, यानी कि A बराबर कितना हो गया आपको 1 एंड 1 इम्प्लाइज B इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हम लोग इसके बाद देखेंगे अभी फैक्टर थ्योरम जो है ना आपका जो दिया हुआ रहेगा कि मान लीजिए f(x) इक्वल टू x माइनस a इंटू QX प्लस RX। हम लोग ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम से, डिवीजन एल्गोरिथम से f(x) इक्वल टू x माइनस a इंटू QX प्लस RX। अब इफ r इक्वल टू 0, स्पेशल केस में आपका जो है सो r यदि 0 हो जाए देन क्या हो जाएगा जी, f(x) इक्वल टू हो जाएगा x माइनस a इंटू QX, दैट इज x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ f(x). अब देखिए इसमें x माइनस a जो है इसका एक फैक्टर हो गया, और जो है सो मतलब यदि आपका RX 0 हो जाएगा तब इस केस में आप लोग जो है सो देखेंगे कि यदि मान लीजिए x माइनस a f(x) का एक फैक्टर हो गया तो इसका रिमाइंडर 0 होगा। ऐसे समझिए इसको, दो तरीका से समझ सकते हैं। यदि x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ f(x), इसका मतलब हुआ कि इसका रिमाइंडर 0 होगा।
और नहीं दूसरा तरीका सोचिए, यदि रिमाइंडर 0 हो गया तो x माइनस ए जो है fx का फैक्टर होगा। ये दोनों तरीके में जो सूट करता है आपको उस हिसाब से दिमाग में सेट कर लीजिए। क्वेश्चन आते हैं हम लोग इस पे। तो जो है ये दिया हुआ आपका है, दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड ए एंड बी। ये जो है इसका एक फैक्टर है, तो इसका मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं fx, क्या मान लेते हैं इसको, fx मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं ये उसका फैक्टर है, सपोज जो है इसको मान लेते हैं gx। gx को 0 पुट कर देंगे, इसको 0 पुट करेंगे जैसे ही, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x का वैल्यू -3 और 2 हो जाएगा। तो दैट इज f माइनस 3 इक्वल टू 0, f2 इक्वल टू 0। ये यदि आपका जो है सो इसका फैक्टर होगा, इसका मतलब हुआ कि यहां जहां ये इसका रूट्स जो है वो इसका भी रूट हो जाएगा। बात समझ नहीं आ रहा है? मतलब इसका रूट्स क्या हो गया, इसको हम 0 करने से क्या निकलेगा, हमको इसका रूट्स निकलेगा। तो इसका रूट्स जो होगा वो इसका भी रूट्स जब हो जाएगा तभी ना इसका फैक्टर ये पूरा कंप्लीट होगा। इसका 2 को फैक्टर है, 2 को रूट्स निकलेगा इसका, तो ये दोनों रूट को एक साथ सेटिस्फाई करना पड़ेगा इसको, तभी जाकर के ये पूरा का पूरा इसका रूट बन पाएगा। बात समझ आ रहा है? तो यहां f माइनस 3 लिखेंगे आप लोग, कैसे लिखेंगे, यहां पे f माइनस 3 यानी 2 माइनस 3 पावर 4 प्लस माइनस 3 पावर 3 माइनस a माइनस 3 पावर 2 प्लस b माइनस 3 प्लस a प्लस b माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 2 पुट कीजिए इसमें, तो 2 इंटू 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 3 माइनस a 2 पावर 2 प्लस b इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, जैसे 3 पावर 4 तो ये हो जाएगा 81 ना 2 162 हो जाएगा। देख लीजिए, और ये कितना हो जाएगा माइनस 27, ये कितना हो जाएगा माइनस 9 इंटू ए, ये कितना हो जाएगा माइनस 3 बी, ये प्लस ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें करेंगे, ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 32, ये प्लस 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 4a प्लस 2b हो जाएगा प्लस a प्लस b माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब देखिए यहाँ पे a कितना हो गया, सबसे पहले यहां देखेंगे a और यहां देखेंगे a, कितना हो गया जी माइनस 8a, और b देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे b हो जाएगा और यहाँ पे b हो जाएगा माइनस 2b। और कांस्टेंट टर्म को देखिए यहाँ पे, यहाँ माइनस 27, यहाँ एक माइनस 28 हो गया, माइनस 28 162 में चला गया, 162 में मान लीजिए 28 को घटा देंगे तो 12 में से हट गया 4, यहाँ 5 में 2 गया 3, यहाँ कितना बच गया 134 बच गया। ये आपका प्लस 134 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें देखिए, यहाँ माइनस 4a है, यहाँ प्लस a है, कितना हो गया जी माइनस 3a, यहाँ 2b हो गया, यहाँ पे b हो गया, कितना हो गया प्लस 3b हो गया। अब देखिए यहाँ 32 8 40 हो गया, इसमें से एक घट जाएगा तो कितना बच जाएगा प्लस 39 इक्वल टू 0। अब इससे जो है क्या करेंगे हम लोग, a और b को, इसमें 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल दिख रहा है आपको, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया। जैसे इसमें 2 निकालकर कॉमन जो है ना काट देंगे, क्या हो गया 4a प्लस b इक्वल टू 130 का आधा 65 2 67 67 हो जाएगा ये, और ये आपका कितना हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 13 हो जाएगा। इसको जो है उधर ट्रांसफर कर दिए, इसको उधर ट्रांसफर कर दिए, इसमें से 3 कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 13 हो गया।
इसका मतलब ये हो गया कि ए बराबर कितना हो जाएगा इससे, इससे हम लोग निकालेंगे ए बराबर तो बी प्लस 13 हो जाएगा। अब इसमें डाल दीजिए आप, तो 4 इंटू बी प्लस 13 प्लस बी इज इक्वल टू 67। इसका मतलब ये हो गया कि 4b या प्लस बी, 5b यहां से हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस ये 67 माइनस 52, ये हो जाएगा आपका 15, यानी कि b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। b 3 निकल गया तो यहां से a कितना निकल जाएगा जी, 16 निकल जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, यहाँ a 16 हो जाएगा और b 3 निकल जाएगा।